ऑक्सीजन सबके साथ कंबाइंड हो रहा है। अगर मुझे ऑक्सीजन का मास पता चल जाए तो मैं सल्फर का निकाल लूँगा, ऑक्सीजन के मास से मैं के का मास निकाल लूँगा, ऑक्सीजन से फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का। मजे। तो भैया एटम का साइज समझ लेने के बाद अब बात आती है कि एटम का मास क्या होता है। और एटॉमिक मास को ना भैया देखो, हमने साइज़ तो समझा था कि साइज़ जब बहुत छोटी हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि साइज़ छोटी है तो मास भी कम होना चाहिए, है ना। जैसे एक बड़े से पेड़ का मास कितना होगा, एक छोटे से पौधे का मास कितना होगा, और एक पत्ती का मास कितना होगा, उसके अंदर के एक सेल का मास कितना होगा, उस सेल के अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है, प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है, इस वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन कितना छोटा होगा, ऑक्सीजन कितना छोटा होगा। तो साइज छोटा है, बड़ा था तो मास भी ज़्यादा, छोटा था तो मास कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, तो इनका मास भी कितना कम होगा। तो भैया मास मेज़र करते हैं हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम या फिर यूनिफाइड मास, यानी कि यू में। जैसे किसी ने कहा 2 किलो कितना भारी होगा, 2 ग्राम कितना सा होगा, 2 मिलीग्राम ऐसा करो तो उड़ जाएगा, और 2 यूनिफाइड मास। अभी यू क्या है समझते हैं। ऐसा था कि डेल्टन की थ्योरी के बाद उसने मास की बात करी थी कि मास सेम होता है एक एलिमेंट के 2 एटम का। जैसे प्लास्टिक का इधर से एटम दोनों का 2-2 ग्राम मास आएगा, लेकिन प्लास्टिक का और एक इस हाथ का एक एटम उठाओ तो इसका मास अलग, इसका मास अलग होगा। तो मास की बात तो डेल्टन ने करी, लेकिन ये भी बताया कि वी कैन मेजर दिस मास, कितना होगा ये वजन। तो उन्होंने कहा कि मास को मेजर हम करेंगे, लेकिन रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। हम उसका कंपैरिजन करेंगे कि मान लो जैसे कि इसका वज़न है 1 ग्राम, तो इसका वज़न होगा इसका डबल है, ये 1 ग्राम है और ये डबल है, डबल मतलब 2 ग्राम होगा। अगर ये 8 ग्राम होता, 8 ग्राम होता तो ये कितना हो जाता 16 ग्राम, डबल हो जाता ना। ये 5 होता तो 10, ये 2.5 होता तो ये 5, डबल हो गया। तो ये दोनों का क्या कह रहे हैं कि जब जब मार्कर बनता है वो 1 ग्राम ढक्कन के डबल ग्राम इससे बनता है, इसका x ग्राम तो इसका 2x ग्राम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना। देखा ये गया कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का सिंबल होता है C, ऑक्सीजन का होता है कैपिटल O, है ना, स्मॉल नहीं लिखना, ये भी कैपिटल है, ये हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। तो IUPAC ने बताया था कि कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, दोनों कैपिटल में जाएंगे, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मार्कर किस रेशो में कंबाइंड हो रहा है ये हमको पता है, 1 ग्राम तो ये 2 ग्राम, ये 5 ग्राम तो ये 10 ग्राम, डबल होता है, ठीक है, ये हमको पता चल जाता है ना। रिलेटिव मास हमको ऐसे पूरे कंपाउंड का पता है। तो उन्होंने, बस 2 मिनट सुनो, उन्होंने ये समझ लिया कि अगर हम इसको 3 ग्राम लें तो ऑक्सीजन हमको चाहिएगा 4 ग्राम, मतलब 3 ग्राम कार्बन से 4 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड होती है। इसका मतलब क्या भैया, मतलब अगर हम 6 ग्राम कार्बन ला के रख लें तो ये बनाने के लिए मुझे अब 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका रेशो क्या हुआ, 3:4। समझ आए। चलो अभी इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि मान लो अगर कार्बन का वज़न 1 ग्राम 1 किलोग्राम या कुछ होता होगा, क्योंकि हमको एटॉमिक मास पढ़ना है ना, एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटम का मास कितना होगा कैसे निकालें। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो एक यूनिट पकड़ो, किलोग्राम तो होगा नहीं भैया, इतना भारी एटम नहीं होता, ग्राम भी नहीं होगा, मिलीग्राम भी नहीं होगा, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा यूनिट रखो, यूनिट मतलब यू, ये इसकी यूनिट रख दो, इसकी यूनिट है यूनिफाइड मास, ठीक है।
इसको IUPAC ने कहा ये क्या है, एक यूनिफाइड मास। हाँ, अब इस पर बात चलाते हैं अपन, बाकी सब हटा दें। 1 2 3। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा कि 3:4 के रेशियो में कंबाइंड हो रहा है। मतलब अगर आप 3 कार्बन ले रहे हो तो 4 ऑक्सीजन लो, अगर आप 3 गुना कार्बन ले रहे हो तो 4 गुना ऑक्सीजन लो, अगर आप 3 ग्राम कार्बन ले रहे हो तो 4 ग्राम ऑक्सीजन लो, अगर आप 3 किलोग्राम ले रहे हो तो 4 किलोग्राम लो। अब भैया एटम का मास निकालना है हमको, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम? हमने इस रिलेटिव मास से एक बात पक्की कर ली कि अगर मुझे एक बार भी कार्बन का मास पता चल जाएगा तो उसका इतना टाइम करके मैं ऑक्सीजन का मास बता पाऊंगा, हाँ या ना? इसका मास इससे कितना ज़्यादा है? देखो अगर मान लो यहाँ 1 होता तो हम क्या बोलते होता, तो हम क्या बोलते, इसमें क्या मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, 4 था। अगर ये 2 होता तो क्या करना, मल्टीप्लाई पड़ता हमको 2, मतलब इसका डबल कर देंगे तो ऑक्सीजन का मास आ रहा है। अब यहाँ लिखा है 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? तो भैया इसको ना ऐसे कर लेते हैं हम, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई। ये क्या है, 4/3। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4/3, मतलब 4/3 टाइम्स होगा। अब बजाओ ताली, अगर मिल गया कार्बन का मास तो हम उसका 4/3 इंटू करके ऑक्सीजन का मास बता सकते हैं। तो रिलेटिव मासेस इसलिए करा उन्होंने कि अगर हम केवल कार्बन का मास निकाल लें तो बाकी सबका भी निकल जाएगा। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। हो सकता है वो हाइड्रोजन का निकालते, फिर ऑक्सीजन का निकालते, फिर कार्बन का निकालते, फिर नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, तो हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन। अभी कहानी सुनिएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन का निकाल लें तो ऑक्सीजन कार्बन से भी बनता है, देखो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बनाता है, ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बनाता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बनाता है, NO2 और NO3 बनते हैं ना। ऑक्सीजन फॉस्फोरस से बनाता है, PO4। ऑक्सीजन पोटेशियम से भी बनाता है, K2O। ऑक्सीजन सल्फर से भी बनाता है, SO2, SO3, SO4, अलग अलग गैसेस। ऑक्सीजन सबके साथ कंबाइंड हो रहा है। अगर मुझे ऑक्सीजन का मास पता चल जाए तो मैं सल्फर का निकाल लूँगा, ऑक्सीजन के मास से मैं K का मास निकाल लूँगा, ऑक्सीजन से फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का। मजे। तो पहली कंडीशन क्या थी कि ऑक्सीजन फॉर्म्स मैनी कंपाउंड्स, इसको हटाएं। अब ऑक्सीजन का बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के मैनी कंपाउंड्स मिले। ये पहला कारण था कि हमने ऑक्सीजन को हमारी बेस वैल्यू मान के काम किया। दूसरा, ऑक्सीजन मैनी कंपाउंड्स बनाते समय, जैसे H2 है, इसका मास मान लो ऑक्सीजन का आया कुछ भी फलाना आ गया, 15 ग्राम आ गया, तो हाइड्रोजन का इसने पता है कितना दिया, 1 ग्राम। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 15 ग्राम है, तो इसने सल्फर का मास दे दिया 16 ग्राम। यहाँ पे ना होल नंबर में आ रहा है, ऐसा कभी नहीं आया कि 16.349 आ गया, इतना पॉइंट में गया ही नहीं, होल नंबर मिले। क्या मिले, होल नंबर मिले। तो ये 2 रीज़न थे जिसके कारण ऑक्सीजन को चुना गया। क्योंकि देखो भैया सबके मास कितने प्यार से दे रहा है, यहाँ पे 16 दे रहा था, दे रहा कि नहीं अच्छे से। मैंने एग्जाम्पल लिया ना इसका मास 16 होता है ना इसका मास 15 होता है, हाइड्रोजन का फिर भी 1 होता है। चलो ठीक है, तो उन्होंने ऑक्सीजन से करना शुरू किया। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा भैया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लो, एक तगड़ा एलिमेंट है कार्बन, जो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। पूरे शरीर में भी कार्बन ही कार्बन है, इस बोर्ड में भी कार्बन है, इसकी इंक में भी कार्बन है, तुम्हारे ग्लूकोज में भी कार्बन है, तुम्हारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है कार्बन है, प्लांट्स के अंदर कार्बन है, कोयले में कार्बन है, डायमंड में कार्बन है, मोबाइल में कार्बन है,
सब जगह कार्बन है, इसलिए कार्बन को लो, ऑक्सीजन को हटाओ। और मानेंगे आप लोग? नहीं मानेंगे तो बताइए, नहीं तो क्या मतलब फिर पढ़ने का। तो मान लीजिए कार्बन का मास निकालने के बाद उन्होंने सबके मासेस होल नंबर में ऐसे निकाले। क्या हुआ कि कार्बन का मास जितना भी आएगा उतने उसके हिस्से कर देंगे। क्या समझ में आया? जैसे उन्होंने कार्बन का मास जैसे तैसे पता किया, तो कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसका मास होता है 12। अब भैया ग्राम मिलीग्राम नहीं है, हमने पहले बात कर ली यूनिट, मतलब उन्होंने कहा यू के साथ खेलो, है ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, बार बार ग्राम तो लिख नहीं सकते। ग्राम एक एटम 12 ग्राम का होगा क्या? नहीं होगा ना। हाँ तो 12 यू लिखेंगे हम, ठीक है ना। अब इसके 12 हिस्से अगर करें हम, 1 2 3 4 5, इसके 12 हिस्से अगर किए जाएं तो मुझे बताओ एक हिस्से का वजन कितना होगा। मान लो 12 के मैं 2 हिस्से कर दूं, उसको 2 टुकड़े में तोड़ूं, तो उसका वजन कितना होगा? 6 और 6। अगर 12 के हम 3 हिस्से करते, 12 के 3 हिस्से करो तो उसका वजन कितना होगा? 4 4 4 4 8 12 हो गया ना। देखो अब अगर 12 के 12 हिस्से करेंगे तो अरे सीधी सी बात है, हर एक का मास कितना आएगा? 1 यू 1 यू 1 यू। उन्होंने कहा उस एक हिस्से को उठा लो और तराजू के इस पर रख दो। तराजू कैसे बनेगी भैया? अभी जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो हंसेंगे, ये क्या आलू पपड़ी बना दी। कोई बात नहीं, तराजू लग रहा है वो, लेकिन ठीक है ना फिर भी ठीक है। अब इस तराजू पे हमने क्या किया, यहाँ पे रखा ऑक्सीजन का एटम और इस 1 यू वाले हिस्से को यहाँ पे रखा एक, तो देखा कि ये भारी था तो एक और रखा, ये थोड़ा सा ऊपर आया, 3 4 5 6, ऐसे जब हमने इसके 16 हिस्से रख दिए, अब 12 हिस्से ही थे तो भैया दूसरा कार्बन उठा के उसके टुकड़े कर लो, ऐसे 16 हिस्से ला के यहाँ रखो तो इसका वजन कितना आएगा? 16 यू। और देखा कि 16 रखते से ही ये बराबरी बैलेंस पे आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 यू। आपकी एनसीईआरटी में इसको फ्रूट सेलर केस से दिया है कि ये एटॉमिक मास यूनिट निकाल रहे हैं ना हम, ये क्या यूनिट किसकी है? एटॉमिक मास की यूनिट क्या कहलाती है? एटॉमिक मास यूनिट, मतलब AMU। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है फ्रूट मास यूनिट का कि भैया एक तरबूज है, उसके 12 हिस्से करो और उस एक हिस्से को एप्पल का वज़न कर लो, पपीता का वज़न कर लो, लौकी का वज़न कर लो एक पपीता के हिस्से से, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास बाट नहीं था। बाट मतलब समझते हो ना, जिससे वेट करते हैं, वे करते हैं हम लोग, वो नहीं था। तो उसने क्या करा, एक तरबूज लिया, वो 12 किलो का था, तो उसने उसके इक्वल 12 हिस्से करे ऐसे ही। वो 12 किलो का था, अब इसको किलो मानो, तो एक हिस्सा कितने का हो जाएगा? 1 किलो का। तो उसके पास 1 किलो का बाट तैयार हो गया ना। अब वो 2 किलो मेज़र कैसे करेगा? ये 2 हिस्से रख के यहाँ पे वो क्या करेगा, ये 2 हिस्से रख देगा, 1 किलो का एक पीस और ये दूसरा पीस, यहाँ पे 2 किलो हो गया। किसी ने कहा भैया 2 किलो एप्पल देना, वो यहाँ पे एप्पल रख के इसके साथ बैलेंस कर देगा। समझ में? इसको बोलते हैं रिलेटिव मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास। ये IUPAC ने बाद में कहा कि कार्बन के जो 12U वाला है ना कार्बन, मतलब उसको बोलते हैं C12। ये समझ में क्या लिखा? C12U, कार्बन का 12U मास है, 12U मास है, तो इसके क्या करने हमको? 12 हिस्से करने। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं 1U का मतलब क्या है। मतलब 1 AMU है ना, 1U। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज़ द इक्विवेलेंट टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। इसके 12 हिस्से कर देने के बाद मिलता है 1U। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना भैया कि C12 का 12वां हिस्सा 1U कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे? 1U लिखें फटाफट मेरे साथ साथ।
ठीक है, इसको फटाफट से पॉज करके लिख लिया, वेरी गुड। अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1U डिफाइन होता है एक मास की तरह जो बराबर है किसी 1/12 के, मतलब 12वें हिस्से के, किसके, ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12वें वाले का। देखो भैया एक बात हम आपको बता दें, आगे चल के आप पढ़ोगे कि कार्बन का एक एटम होता है जिसका मास 14 भी होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए बार बार हम यहाँ पे कार्बन 12 लिख रहे हैं। तो केवल आप बोलोगे सी एटम लिख दो ना बस, लेकिन वो 12 लिखना ज़रूरी है कि भैया 12 का 12वां हिस्सा क्या, नहीं तो तुम किसी भी कार्बन का पकड़ के 12वां हिस्सा कर दोगे तो ज़रूरी नहीं है वो 1U दे, लेकिन C12 वाले का, मतलब वो कार्बन जिसका मास 12U है उसका 12वां हिस्सा ही हमको 1U देता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमको ऑक्सीजन का मास मिला, इसको मिटा दें, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये देखो हमने अभी बात करी थी कि कार्बन ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है भैया, 3:4, 3:4 होता है। फिर हमने बात करी थी कि इसका 4/3 टाइम्स होता है ये। अगर कार्बन का मास मिल जाएगा तो मैं ऑक्सीजन का बता दूंगा। कार्बन का मिल गया है, कार्बन का कितना है 12, उन्होंने कहा इसका 4/3 टाइम्स करने पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का मास। करो भैया, इसका 4/3 कितना आ रहा है, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया भैया 16। प्लीज़ आप में से जो कॉपी निकाल कर नहीं बैठा है फटाफट से कॉपी लाओ और ये लिखना शुरू कर दो मेरे साथ साथ। अभी हमको पता चल गया कि कार्बन का मास कितना होता है, तो अभी हम फटाफट से शुरू के केवल 20 एलिमेंट्स, 118 होते हैं टोटल, हम केवल 20 लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसमें भी अगर हम सोचें कि यार इतना क्यों लिखाते हैं, इतना क्यों पढ़ाते हैं, तो कुछ काम नहीं होने वाला फिर बस। चलिए लिखें, एक साथ लिखेंगे हम। आइए फर्स्ट पे लिखिए H, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, Si, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये C कैपिटल है, L स्मॉल है, ठीक है भैया, Cl, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलो अब फटाफट से इनके मास को मैं आपको याद करा देता हूँ, बस 1 मिनट देख लो, फिर देखो लेक्चर ख़त्म ही हो गया है। अब देखो हाइड्रोजन 1 पे, तो 1 का हमको देखो या तो क्या करना है, या तो हम डबल करेंगे या फिर डबल करने के बाद उसमें +1 कर देंगे। समझ में आ गया, क्या करेंगे, या तो डबल करेंगे या डबल करके +1 कर देंगे। बस हाइड्रोजन का हमेशा याद रखना, इसका मास होता है 1U, इसका डबल नहीं होता। अब फटाफट से रेस लगाते, कौन कर सकता है। हीलियम का नंबर कितना है 2, डबल कर दो। लिथियम का नंबर क्या है, ऑड है, ऑड, तो 3 2 जा 6 + 1 7, 4 2 जा 8, लेकिन इसमें +1 हो जाता है, ये हो जाता है 9U। बोरॉन का कितना होता है, 5 2 जा 10 होना चाहिए, लेकिन 11 होता है। कार्बन का 6 2 जा 12, नाइट्रोजन का 7 2 जा 14, ऑक्सीजन का 8 2 जा 16, फ्लोरीन का कितना होता है 9 2 जा 18 + 1 19, नियॉन का कितना है 10 है ना, नंबर इसका 10 है, तो 10 2 जा 20, ठीक है। सोडियम 11 2 जा 22 होना चाहिए, लेकिन +1 हो जाता है। मैग्नीशियम 12 2 जा 24 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, तो 24 ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एल्यूमिनियम का 13 2 जा होना चाहिए 26, बाकी हो जाता है 27। सिलिकॉन का नंबर होता है 14 2 जा 28। फॉस्फोरस का 15 2 जा कितना होता है 30, बाकी इसका होता है 31। सल्फर का 16 2 जा होना चाहिए 32 ही होता है। 17 2 जा 34 होता है, बाकी यार ये तो बड़ा प्यारा नंबर है 35.5। आर्गन का 18 2 जा कितना होता है 36। 20 2 जा कितना होता है
40। तो याद रखना आर्गन और कैल्शियम का दोनों का होता है 40-40, ठीक है। 36 होना चाहिए था लेकिन 40 होता है, ये सबसे ज़्यादा बढ़ गया अभी तक ना, इसमें 4 बढ़ गया, +4 हो गया इसमें, कोई बात नहीं। पोटेशियम का कितना होता है, 19 2 होता है 38, लेकिन इसका वजन होता है 39। ये सब काय में चला भैया, यू में, इन सब के आगे यू लगा लो, ठीक है। और देखो सब या तो डबल हुआ या डबल+1, केवल आर्गन इतना प्यारा नंबर था और ये क्लोरीन ऐसा था जो थोड़ा अलग रहे, बाकी सब हमको बहुत आसानी से याद हो जाता है। अच्छा।